हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से क्लास 9th का बायोलॉजी सेक्शन। और बायोलॉजी के सेक्शन में मेरा नाम है श्रीकांत शुक्ला और मैं आपको पूरा बायोलॉजी यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जब हम इस चैप्टर में इसकी जो हेडिंग है आप इसको ध्यान से अगर पढ़ें तो एक एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग अगर हम देखते हैं तो क्या हो सकता है। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि फंडामेंटल मींस व्हाट, है ना। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। तो फंडामेंटल वो चीज है, जैसे कि अगर मैं एक बात कहूं कि फंडामेंटल का मतलब होता है, अगर इजी वर्ड में कहें इसका मतलब होता है बेस, है ना। जैसे कि ये बिल्डिंग है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, या फिर बिल्डिंग हो सकता है, या फिर कोई बेंच है, कोई चेयर है, या कोई भी ऐसी थिंग जिसके लिए हमें उसके बेस की जरूरत पड़ती है। जैसे और भी सारी चीजों को ले सकते हैं खाने की चीज में, जैसे कि पिज्जा हो गया, पिज्जा में भी उसका एक हम सबसे पहले बेस बनाते हैं, है ना, और बेस के ऊपर सारी चीजों को रखते हैं। यानी कि किसी भी पार्ट में, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी बात करें और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी, यानी कि फंडामेंटल का मतलब होता है कि वहां पर हम उसके बेस की बात कर रहे हैं, है ना। तो किसी भी चीज का बेस, या फिर ह्यूमन बीइंग जिससे बना हुआ है उसका भी कोई एक ना कोई एक तो बेस होगा। तो किस बेसिस से हम बने हुए हैं सबसे पहले समझें। तो फंडामेंटल का मतलब होता है बेस, ठीक है। सेकंड पार्ट होता है, सेकंड वर्ड है हमारा यूनिट। अब यूनिट क्या होता है। यूनिट कोई एक ऐसी चीज जो अपने आप में ही कंप्लीट हो, लेकिन किसी भी एक चीज का वो पार्ट हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, कोई मोतियों की माला है, ठीक है। अगर उस मोतियों की माला में आप ध्यान से देखें कि एक मोती जो होता है, एक मोती अपने आप में ही कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन अपने आप में कंप्लीट होने के साथ साथ जब उसे हम एक माला में डालते हैं तो क्या होता है कि वो एक पूरा बेस तैयार करके कोई नई चीज को फॉर्म करता है। तो उसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, वो मोती, है ना। इसी तरीके से यानी कि उसे हम क्या कहेंगे, एक सिंगल यूनिट। तो जो सिंगल यूनिट अपने आप में भी पूरी होती है और उससे अगर हम कोई चीज बनाते हैं तो वो उस पूरी पार्ट का एक हिस्सा होता है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स बने हुए होते हैं सेल से, ठीक है। अब सेल से तो बने हुए हैं, लेकिन अगर मैं कहूं सेल से बने हुए हैं, लेकिन एक ही सेल से क्या सारा काम होता है, क्या नहीं, मल्टीपल सेल्स हैं। हम लोग कैसे हैं, बहुत सारे सेल से, मिलियंस ऑफ सेल से, लेकिन इन सेल में एक कॉमन पॉइंट है कि एक सिंगल सेल के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कवर करने की कोशिश करें या जानने की कोशिश करें तो एक सेल अपने आप में ही कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वो जो अपने आप में उसका कंप्लीशन है उसको हम कहेंगे यूनिट। और ये दोनों जो बेस है और जो अपने आप में कंप्लीट यूनिट है, उसके थ्रू हमारी जो लाइफ चल रही होती है उसे हम कहते हैं सेल, ठीक है। यानी कि ये जो सेल है एक्चुअल में क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं हम उसे। यानी कि जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में सबसे पहले मैं एक ब्रिक को लेता हूं। ये एक ब्रिक है, ठीक है। अब इस ब्रिक को मुझे बनाना है क्या, एक जो सिंगल ब्रिक है और मुझे बनाना है वॉल। तो एक ब्रिक अपने आप में क्या कंप्लीट है, बिल्कुल है ना। तो एक ब्रिक अपने आप में कंप्लीट है और इसका अगर मैं इसके फॉर्मेशन से बनाना चाहूं तो एक पूरी वॉल बनकर तैयार हो जाती है ना, ऐसा। तो अगर मैं एक वॉल बनाकर तैयार करता हूं तो ये इसमें पूरी वॉल में एक यूनिट क्या है, एक यूनिट है आपकी ये सेल, या फिर मैं कहूं एक ये ब्रिक। तो वैसे ही एक ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग का क्या है
कि अगर एक सेल है, इसे मैं सेल मान लेता हूं, और इस सेल से, ये एक सिंगल सेल है ना, और इससे पूरा एक ह्यूमन बनकर तैयार हो जाता है, तो इसको हम ध्यान से देखें तो एक ह्यूमन बनकर तैयार हो रहा है ना, या फिर कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट भी हो सकता है। यहां पर सिर्फ मैं एनिमल की बात नहीं करूंगा, यहां पर प्लांट की भी बात होगी, ठीक है। तो प्लांट भी सेल से मिलकर ही बना हुआ होता है, इसीलिए हम कहें कि उसकी एक यूनिट क्या है, सेल। और ह्यूमन की, एनिमल की, प्लांट की लाइफ को मेंटेन करने के लिए सबसे छोटी यूनिट होती है जो सेल, और उस सेल के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि सेल क्या है, अपने आप में ही एक कंप्लीट यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सेल क्या होता है, यहां तक आप समझ गए होंगे। यानी कि हम बात कर रहे थे सेल, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो एक डेफिनेशन हमारी ये होती है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वो है सेल। तो सेल की डेफिनेशन में एक तो ये होगी। दूसरी डेफिनेशन, जैसे कि मैंने एक ब्रिक बनाई थी, उसके बेसिस पे भी हम उसकी डेफिनेशन में कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, है ना। ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी हम इसे कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि यानी कि हमारी पूरी लाइफ को बिल्ड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेल रिस्पॉन्सिबल है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। और भी क्या डेफिनेशन हो सकती है, और भी हम सेल को कैसे जान सकते हैं, क्योंकि सेल तो हमारी लाइफ को चलाता है, और जो हमारी लाइफ को चलाता है उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस बनाई जा सकती हैं। सोचिए सोचिए, इसका मतलब है सबसे फर्स्ट हमने देखा फंडामेंटल यूनिट, बिल्डिंग ब्लॉक। एक बात आपने ये देखा कि ये जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी का एक फिक्स्ड शेप स्ट्रक्चर होता है। इसको बनाने के लिए भी बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है सेल, वही रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि बॉडी के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए, और बॉडी के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेल, है ना। किसकी बॉडी का, एनिमल का, प्लांट का, या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, सारी लिविंग थिंग्स की बात करें, तो वो क्या है, सेल से मिलकर बनी है। और उस सेल से जब मिलकर जब बनती हैं तो वो उसका स्ट्रक्चर भी डिसाइड करती हैं। कि जैसे कि ये मेरा हैंड है, इस हैंड का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसका शेप कैसा, ये भी किस पर डिपेंड करता है, हमारे अंदर प्रेजेंट सेल्स में, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है। अब और क्या काम हो सकता है सेल का, हाँ वेरी गुड, सेल का और भी काम होता है कि जैसे कि आप कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, चाहे वो आप पढ़ रहे हो चाहे ना पढ़ रहे हो, 24 घंटे फोन में ही लगे क्यों ना हो, यानी कि आपका ब्रेन वर्क कर रहा है ना। या तो आप ब्रेन के थ्रू काम कर रहे हैं, आप खा रहे हैं तो आपके अंदर एक डाइजेशन सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। डाइजेशन आपने खा लिया है तो उसको डाइजेस्ट करने के बाद उसे बॉडी वेस्ट को, बॉडी के अंदर बने हुए वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए एक एक्सक्रीशन सिस्टम भी है हमारे पास। जो चीजें लेते हैं न्यूट्रिशन भी हमें मिलता है ना, तो वो न्यूट्रिशन भी हम एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। बॉडी में हमारे पास हार्ट भी है, और उस हार्ट से हम क्या करते हैं, जो आप लोग सोच रहे हैं उससे भी बहुत सारी चीजें हम एक्स्ट्रा करते हैं। तो क्या करते हैं, हमारी बॉडी इस हार्ट से हमारे ब्लड को पंप करती है, ठीक है। और पंप करने के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि बॉडी में सर्कुलेशन सिस्टम एक बन जाता है, जो कि हमारी वेन्स और आर्टरीज के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में फैलता है, ठीक है। हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम कैसे बोल पा रहे हैं, सारी एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करता है, हाँ बॉडी के अंदर ये जो सिस्टम भी बने हुए हैं ना, एक्चुअल में सेल के ही बने हुए हैं, है ना। और सेल से ही बने हुए हैं तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी सेल ही है। अगर रिस्पॉन्सिबल सेल, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो भी हमारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे थे वो
फंक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है, वो भी सेल कर रहा है ना। और ये सब किस चीज के लिए जरूरी है, हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। तो लाइफ के लिए जरूरी है, इसीलिए हम डेफिनेशन में एक लाइन और भी कह सकते हैं कि ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो थर्ड डेफिनेशन, तो जो चैप्टर का नेम है हमारी वो फर्स्ट डेफिनेशन हुई, सेकंड डेफिनेशन जिसको हम कहेंगे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, और थर्ड डेफिनेशन हम इसको लेट कर लेते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, ये तीन पार्ट हमने देखे कि कौन कौन से रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड सेल के पार्ट की, डिस्कवरी की। आखिर सेल को डिस्कवर किसने किया, हमारे आप जैसे फालतू लोगों के का काम है क्या, ये कह सकते हैं, है ना। एक ऐसे महानुभाव थे, साइंटिस्ट थे। वो साइंटिस्ट कब बने, जब उन्होंने किसी को कुछ काम किया, है ना। जैसे कि आप लोग हैं अभी पढ़ रहे हैं, है ना। जब आप कुछ पढ़कर बन जाते हैं और उसमें आप कुछ डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, कुछ न्यू इनोवेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं। तो अगर कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं तभी हम ये कह सकते हैं कि आप कुछ डिस्कवर कर पाएंगे, है ना। एक फ्री माइंड हो बैठना भी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ये मतलब नहीं है कि आप हर समय फ्री बैठे रहें। फ्री माइंड होकर बैठने का मतलब हमारी फ्यूचर के साथ साथ सोचना। अगर कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, सारी चीजें हमारे मन में हमेशा चलती रहनी चाहिए। अगर आप एक बायोलॉजी हैं या अभी भी हम कहें कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट को सबसे पता होना चाहिए कि अगर वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है उसकी बॉडी, तो वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। आखिर बॉडी में होने वाले चेंजेस हमारी बॉडी को किस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। कोई भी प्रकार का खाना खा लेने से ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, कैसे हो गया। ये लिविंग थिंग है तो ये लिविंग थिंग ही क्यों है, नॉन लिविंग थिंग जैसा क्यों बिहेव नहीं करते, हम चल फिर कैसे पा रहे हैं, हमारी बॉडी का फंक्शन, हमारे ब्रेन कैसा काम कर रहा है। ये सारी चीजें सोचने वाली बात है। और उससे भी बेसिक फंडामेंटल क्या है कि हमारी बॉडी बनी कैसे, है ना। तो बॉडी बनी कैसे, उस पर भी ध्यान हम बात, वो छोटी यूनिट की जिस पर ये वर्क हो रहा है, दैट मीन्स सेल की। तो ये सेल जैसी चीज बताई किसने होगी सबसे पहले, तो एक बहुत फालतू इंसान बैठे हुए थे, हम उनको इसलिए कह रहे हैं सिर्फ समझने के लिए। एक पेड़, न्यूटन बैठे हुए थे, सेब को देख रहे थे, है ना, तभी उन्होंने ग्रेविटी ढूंढ ली कि ग्रेविटी क्या होती है। उसी तरीके से यहां पर भी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। कौन है, रॉबर्ट हुक। ऐसा फ्री टाइमर बैठे हुए थे, कब की बात है, ये बहुत पुरानी 1665 के समथिंग की बात है ना। 1665 के समथिंग टाइम ये पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, कुछ चाकू वगैरह लेकर बैठे हुए होंगे, है ना। और उन्होंने क्या किया कि उस कॉर्क को, कॉर्क मतलब पेड़ की छाल को उन्होंने निकालना किया, कुछ एक पार्ट देखा। फिर वो क्या किया उन्होंने कि घर जाकर उन्होंने उस पर देखा ध्यान से, किसमें, माइक्रोस्कोप में। तो उन्हें क्या दिखाई दिया, एक अजीब सा अलग सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। किस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, है ना। अब ये मैं बिल्डिंग नहीं बना रहा हूं, है ना, वॉल नहीं है ये,
एक्चुअली में ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मेरी ड्राइंग पर मत जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान दें कि ये उन्होंने कुछ इस तरीके का उस कॉर्क के अंदर स्ट्रक्चर देखा। ये कैसा दिखाई दे रहा था? ये हनी कॉम के जैसा दिखाई दे रहा था। हनी कॉम देखा है ना आपने, मधुमक्खी का छत्ता, वही है। हनी कॉम का जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके उस कॉर्क के सेल के अंदर, यानी कॉर्क के अंदर उन्होंने देखा बहुत सारा ऐसा क्या बना हुआ था, एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, हनी कॉम स्ट्रक्चर कहते हैं इसे। तो अलग अलग कंपार्टमेंट में बने हुए हैं, है ना। तो एक कंपार्टमेंट में उन्हें कुछ इस तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर देखा, तो अब उन्हें लगा कि यही एक स्ट्रक्चर से ही पूरा कॉम बना हुआ है। अब मैं इसे क्या मान लूं, इसे मान लेता हूं एक कॉर्क। अब ये कॉर्क है, कॉर्क के अंदर ये सारी चीजें हैं, उसकी एक छोटा सा पार्ट है, उसका एक छोटा सा कंपार्टमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो जब इस कंपार्टमेंट की उन्होंने इसका नाम दे दिया सेल, ठीक है। सेल कहा, कब कहा? 1665 में। और कहां ऑब्जर्व किया था? कॉर्क में ना। लेकिन उन्होंने ये देखा कि ये जो हमने एक कंपार्टमेंट ढूंढा है, ये कंपार्टमेंट तो चल फिर सकता ही नहीं, घूम सकता ही नहीं, मूवेबल ही नहीं है। कहां पर ढूंढा था? कॉर्क में। वो चल फिर नहीं सकता, है ना। कॉर्क की बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। तो ये चल फिर नहीं सकता, यानी कि चल फिरने के साथ साथ मैं कहूं कि ये मूवेबल नहीं है ना। मूवेबल नहीं है, इसका मतलब ये किसी भी तरीके से और फर्दर वर्क करने में हेल्प तो अभी नहीं कर रहा था। यानी कि ये कैसा सेल था? ये जो कॉर्क था, ये था डेड सेल, ठीक है। ये था डेड सेल की बात कर रहे हैं हम। अब ये डेड सेल है और इन्होंने कहां पर देखा? कॉर्क में। हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये डेड है तो लिविंग चाहिए था, लेकिन ये कॉर्क भाई साहब ने ऐसा सोचा ही नहीं, है ना। अगर इन्होंने ऐसा नहीं सोचा तो फिर किसने सोचा कि लिविंग भी हो सकता है? तो मैं जैसा कहता हूं कि साइंटिस्ट इंसान तभी बनता है जब वो सोचता है ना, किसी नए चीज के बारे में, के बारे में, अपने आसपास की चीजों को अगर वो ऑब्जर्व करेगा तो ही मैंने कुछ डिस्कवर किया है। आप क्या डिस्कवर कर रहे हैं जरूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन अब हम रॉबर्ट हुक के बाद, मैं ऊपर की तरफ ये डेफिनेशन मिटा दे रहा हूं, आप लोग नोट कीजिएगा जब भी, ठीक है। धीरे धीरे जो हम पढ़ते जाएंगे मैं उसको रब करता जाऊंगा। रॉबर्ट हुक के बारे में हमने पढ़ा। सेकेंड पार्ट, क्योंकि ये फर्स्ट था, सेकेंड जो था, तो एक और इंसान आए और उस ने क्या किया? सबसे पहले कि घूमते फिरते हुए मंदिर के आसपास, मैं ऐसे ही जस्ट मंदिर कह रहा हूं, वो घूमते फिरते हुए किसी पॉन्ड में पहुंचे, है ना। पॉन्ड के चारों तरफ वो घूम रहे थे। घूमते घूमते उनकी नजर पड़ी कहां पर? कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स पर जो कि पॉन्ड के अंदर थे, है ना। उन्होंने क्या कहा? अब वो पॉन्ड के अंदर थे तो क्या जीव पर नजर पड़ी होगी? नहीं। एक्चुअली में उन्होंने क्या किया कि पॉन्ड का थोड़ा सा वाटर लिया, घर आया, है ना, उसे लेकर घर आए और घर लाकर उन्होंने क्या किया? स्कोप में देखने की कोशिश की, है ना। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी आजकल चीजें बन चुकी हैं, लेकिन उन्होंने भी एक और माइक्रोस्कोप बनाया। इसी जो माइक्रोस्कोप बनाया, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में, क्योंकि वो घर पे भी थे, तो उन्होंने क्या बनाया था? एक माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था। और पहले इन्होंने ही माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप बनाया, तो ऐसे कौन से पर्सन है जिन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया? हम बात कर रहे हैं ल्यूवेनहॉक की। अब ये ल्यूवेनहॉक जो भाई साहब हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये इन्होंने पॉन्ड वाटर को कब घर लाए? 1674 में। अब देखो
यहां से कितना डिफरेंस है, 65 से 74 तक। जब तक इनकी बात दुनिया को पता चलती ना, तब ही हम सोच सकते हैं। हम क्या सोचते हैं जब भी आप क्या करते हैं कि कुछ सोचते हैं कि हमें कुछ करना है, फिर आप सोचेंगे कि हमें क्या नया इनोवेट करना है, और उस नए इनोवेशन के टाइम पर जिस भी चीज को आप सोचेंगे तो आपको तो ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज तो पहले से बन चुकी हैं। जैसे कि मैं इस पेन की बात करूं, इस माइक की बात करूं, ये हमारे ऊपर फैन लगा हुआ है, इसकी बात करें, आप कुछ भी देखें कि हमने सब कुछ पहले से क्या कर चुके हैं, डिस्कवर कर चुके हैं। कुछ नया डिस्कवर को रह ही नहीं गया, हम उसके बियॉन्ड देखने की कोशिश करते हैं। इन्होंने भी वैसा ही किया कि डेड सेल इन्होंने डिस्कवर किया था, तो इन्होंने पॉन्ड वाटर को लाया, अपने माइक्रोस्कोप में देखा, और देखने के बाद उन्हें कुछ मूविंग चीजें दिखाई दी, कुछ मूविंग लिविंग थिंग्स थी, और उनको उन्होंने बहुत स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर को उन्होंने कहा कि इन्होंने डिस्कवर किया एक लिविंग सेल को। ठीक है, अब लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले थे ल्यूवेनहॉक। अब ल्यूवेनहॉक ने अगर इनको डिस्कवर किया तो फर्स्ट लिविंग सेल को इसने डिस्कवर किया, हाँ, फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर करने वाले थे ल्यूवेनहॉक। अब ल्यूवेनहॉक को जैसे इन्होंने देखा, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप भी किसने बनाया था, ल्यूवेनहॉक ने। तो इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है ना। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी किसको कहते हैं, ल्यूवेनहॉक को। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि यहां पर उन्होंने देखा। फिर माइक्रोस्कोप के बारे में मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, उसका भी एक रीजन है। रीजन ये है कि जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी चीजें भी आ गई, हम बहुत सारी चीजों को इतना जूम करके देख पा रहे हैं जैसा कि हम पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। और ये टाइम है 1674 का। ठीक है, तो इस टाइम में अगर आप देखें ध्यान, इस टाइम के बाद एक और साइंटिस्ट आए जो लिविंग सेल को उन्होंने और भी ज्यादा जूम करके देखा। ठीक है, लिविंग सेल को जूम करके देखने का क्या मतलब है, सेल के अंदर और भी कुछ उनको मिला होगा, क्या होगा? तो सेल के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, है ना। ये न्यूक्लियस क्या होता है इसे हम बताएंगे, लेकिन इन्होंने, ये कौन साइंटिस्ट थे, इनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, लेकिन कब किया, बहुत तुरंत नहीं, कुछ समय के बाद, बहुत टाइम के बाद इन्होंने डिस्कवर किया, मतलब लगभग 1831 के अराउंड, है ना। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले ये पहले साइंटिस्ट थे। अब न्यूक्लियस तो डिस्कवर हो गया, लेकिन क्या आपको पता है कि सेल के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस होता है? नहीं, सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। ये हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना जाने कि अगर मान लेते हैं कि ये एक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ होता है एक न्यूक्लियोप्लाज्म, और इन दोनों को अगर मैं मिलाकर और एक लिक्विड में कन्वर्ट करके देखें कि एक लिक्विड होता है, उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसके बाद न्यूक्लियस तो डिस्कवर हो ही गया था, सेल भी डिस्कवर हो गया था, डेड भी और लिविंग भी, और उसके बाद एक और पार्ट जिसे मैं कह रहा हूं प्रोटोप्लाज्म, इसको डिस्कवर भी एक पर्सन ने किया। आप सोच सकते हैं कौन है वो? ग्रेट, पुरकेंजी ने किया था, है ना। पुरकेंजी ने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया। और फिर देखो, कोई चीज जब नई चीज डिस्कवर होने लगती है तो उसके बाद तुरंत बाद जल्दी जल्दी होने लगती है। इन्होंने भी अब ज्यादा टाइम नहीं लिया, इन्होंने 1839 के समथिंग इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को भी डिस्कवर कर लिया था। इतनी सारी चीजें तो आपने देख ली, लेकिन आप ये बताएं मुझे कि
इतनी चीजें डिस्कवर होने के बाद भी और कुछ डिस्कवर करने को रह जाता है। डिस्कवर करने को तो रह जाता होगा, हम कह सकते हैं पार्ट है कि आप इस डिफाइन कैसे करेंगे, यानी कि इनके ऊपर कुछ थ्योरीज भी तो होनी चाहिए कि आखिर ये है क्या, ये कैसे वर्क करते हैं, ये आए कहां से, क्या ये सेल हैं, ये कहां पर कंप्रेस्ड होते हैं, इस तरीके से हाँ, ये किन चीजों से बने हुए हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। या फिर दुनिया में जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बनी कैसे, है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फिर हम कुछ कैसे बने हैं, इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं सेल थ्योरी की, है ना। तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। ये वाला पार्ट आप देखिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ देखना है। रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन एंड पुरकेंजी, 4 साइंटिस्ट थे और इन्होंने डिस्कवर किया। डेड सेल को पहले डिस्कवर करने वाले कौन? रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले कौन? ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? जिन्होंने न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। एंड पुरकेंजी कौन थे? जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को 1839 में डिस्कवर किया था, है ना। ये पार्ट यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब मैं ये पार्ट रफ कर रहा हूं और हम आगे बढ़ेंगे सेल थ्योरी पर, है ना। क्योंकि इन सारी चीजों के बारे में जब हम कुछ चीज डिस्कवर करते हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना भी तो हमारा काम है। अगर मैंने ये पेन डिस्कवर किया और डिस्कवर करने के बाद आपको ये लगा कि ये है क्या, हम बताएंगे कैसे, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि ये है क्या। आपने कुछ बना लिया और बनाने के बाद उसे बताएंगे कैसे कि क्या है और इससे क्या बनता है, ठीक है। इसका मतलब सेल को जब बनाया तो 2 साइंटिस्ट थे, या फिर मैं कहूं 2 बायोलॉजिस्ट थे, है ना। 2 बायोलॉजिस्ट। कौन कौन से बायोलॉजिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं सेल्डन एंड शेचवान के बारे में, ठीक है। एक था सेल्डन, ठीक है, एक था सेल्डन, ये मूवी नहीं है, ठीक है, सेल्डन। और एक थे सेचवान, यानी कि इन 2 साइंटिस्ट थे और इन दोनों साइंटिस्ट ये बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने, एक ने 1838 में और 1839 के समथिंग इन्होंने क्या दी? सेल थ्योरी बताई, है ना, सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी में क्या क्या बताया गया, सबसे पहले तो वो देखते हैं कि फर्स्ट थिंग सेल थ्योरी में, एक सेल थ्योरी ये दी गई कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड। किन चीजों से कंपोज्ड हैं? अगर हम कहें कि एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल से, है ना, कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी कि सारे प्लांट और एनिमल किन चीजों से बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। इसका मतलब अगर मैं सेल थ्योरी की बात कर रहा था तो सेल से बने हुए चीजें ही हम हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल्स या फिर ऑल लिविंग थिंग्स। दूसरी थ्योरी क्या दी इन्होंने? एक थ्योरी, हाँ थोड़ा सा वो साउंड की प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए थोड़ा सा अभी वीडियो किया, ठीक है। इसलिए हम कहां पर थे? हम देख रहे थे कि वर्चाव ने क्या बताया। हम सबसे पहले यही सोचते हैं ना कि क्या है, कोई भी सेल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आया कहां से, उसका ओरिजिन कहां से हुआ। तो हर एक सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना हुआ होता है और उसका मेन रीजन है सेल डिवीजन। जैसे कि इंसानों में हम इंसान के क्या और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं और एक अपने नए यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। वैसे ही एक सेल अपनी ही बॉडी से दूसरे सेल को प्रोड्यूस करता है। सेल बॉडी की बात कर रहा हूं, है ना। तो वैसे ही हर एक सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है
उसका रीजन है सेल डिवीजन। इस सेल डिवीजन इस चैप्टर के लास्ट वाला ये पार्ट है माइटोसिस और मियोसिस, इसको हम बेटर तरीके से और भी अच्छे से कवर करने वाले हैं। अब हम कुछ एक पार्ट देख लेते हैं। हमने सेल थ्योरीज देखी है ना, और सेल थ्योरीज के बाद हमने देखा कि क्या क्या अभी तक डिस्कवर किया गया है या सेल के बारे में बताया गया है ना। अब सेल के बारे में बताया गया है तो सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं उस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। सेल के मेन पार्ट में एक तो होता है सेल वॉल। सेल वॉल सभी में हो ये जरूरी नहीं है ना, सेल वॉल सभी में हो ये जरूरी नहीं है। तो किसमें सेल वॉल होती है, कहां पर नहीं होती है, वो हमको देखना है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलिस। तो ये तो मेन पार्ट थे हर एक सेल के लिए, लेकिन सेल के अंदर भी जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। और सेल ऑर्गेनेलिस के पार्ट हैं जैसे कि लाइसोसोम, गोल्गी apparatus, ER जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, वैक्यूल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे सेल के वो पार्ट हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक हैं, और ये कहें कि यही हमें थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ना है। हर एक को डिटेल से पढ़ने का काम करना है हमें सेल के अंदर कि, और इन्हीं की वजह से हमारी लाइफ चलती है, इसी से हमारा स्ट्रक्चर बनता है, इन्हीं से हमारा फंक्शन परफॉर्म होता है। किसका, हमारा, यानी कि बॉडी का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में फंक्शन और उसका डिपेंड करता है सेल पर और उसके अंदर होने वाले चेंजेस पर, है ना। और सेल क्या क्या परफॉर्म कर सकता है, हर एक छोटे छोटे पार्ट को हमको बारीकी से देखना है। तो और लास्ट में एक सेल दूसरे सेल में कैसे बदल जाता है, एक सेल कन्वर्ट होकर दूसरे सेल में कैसे बनता है ना। तो ये सारी चीजें हमको देखनी है। सेल डिवीजन हमें देखना है जिससे हम ये कह पाएंगे कि एक सेल से दूसरे, हमारी बॉडी में कितने सेल डिवीजन होते हैं, कैसे सेल डिवीजन होता है, ये पार्ट भी हम देखेंगे कि सेल डिवीजन एक्चुअल में क्या है। सेल डिवीजन के लिए क्या बॉडी की ग्रोथ ही रिस्पॉन्सिबल है या रिप्रोडक्शन में भी सेल डिवीजन का कोई वैल्यू है, और सेल डिवीजन ही क्यों, नया सेल जो फॉर्म होने के लिए सेल डिवीजन ही क्यों जरूरी है, और कोई किसी तरीके से नहीं किया जा सकता क्या, है ना। सब एक सब्स्टिट्यूट होता है ऐसा हम कहते हैं। तो क्या रिप्रोडक्शन के लिए या बॉडी की ग्रोथ के लिए इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, वो भी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।